पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि भारतवर्ष में लेखन कला की उत्पत्ति और विकास कब हुआ था। उसके परिप्रेक्ष्य में जो दो प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। तो उन दो प्रमाणों में से हमने प्रत्यक्ष प्रमाण पढ़ लिया था, जिसके अंतर्गत जो पाश्चात्य विद्वान हैं, जिन्होंने भारतवर्ष में लेखन कला की उत्पत्ति के संदर्भ में जो मत, जो विचार दिए थे, उनको हमने विस्तार पूर्वक और प्रमाण पूर्वक पढ़ लिया था। अभी आज इस कक्षा में हम परोक्ष प्रमाण को पढ़ते हैं, जो कि लेखन कला के इतिहास को ही प्रमाणित करने का एक प्रमुख साधन है। परोक्ष प्रमाण के लिए कहा जाता है कि लेखक द्वारा प्रसंगवश लेखन संबद्ध सामग्री अथवा संदर्भों का जो उल्लेख किया जाता है, वह शास्त्रीय अथवा परोक्ष साधन के अंतर्गत आता है। आशा यह है कि जब कभी कोई लेखक किसी ग्रंथ के किसी अंश में अपेक्षावशात किसी लेखन संबंधी सामग्री का, किसी लेखन संबंधी क्रियाकलाप का उल्लेख करता है, तो वह परोक्ष साधन के अंतर्गत आता है। इसमें प्रमुख रूप से हम संस्कृत के ग्रंथों में जहाँ कहीं भी लेखन संबंधी सिद्धांतों का उल्लेख आया है या फिर लेखन संबंधी प्रकरणों का उल्लेख आया है, उन्हें हम यथावत ग्रहण करते हुए चलेंगे और उन्हीं प्रमाणों के आधार पे हम इसकी क्रियाकलाप को समझ सकेंगे। तो इस क्रम में हम सबसे पहले देखते हैं कि महाकवि कालिदास, जिनका समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से चतुर्थ शताब्दी के मध्य स्थापित किया जाता है, अभी भी कालिदास का समय निश्चित नहीं है। उनके कुछ ग्रंथों में लेखन से संबंधित कुछ संदर्भ आए हैं, उनको हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि कुमार संभवम नामक ग्रंथ में एक श्लोक है बड़ा ही प्रसिद्ध, न्यस्ताक्षरा धातु रसेन यत्र भुर्जत्वचा कुंजर बिंदुषूणाः व्रजन्ति विद्याधर सुंदरीणाम अनंगलेख क्रियोपयोगम। यह कुमार संभवम के प्रथम सर्ग का 7वां श्लोक है। इसमें आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि सबसे पहले तो प्रथम पद में ही अक्षर शब्द का प्रयोग किया है, पुनः धातु रस का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे धातु रस का प्रयोग वस्तुतः मसी के अर्थ में है, स्याही के अर्थ में है, जिसका हम लेखन कार्य में उपयोग करते हैं। भुर्जत्वचा, भुर्जत्वचा जो भोजपत्र होते हैं, उनको यहाँ पे कालिदास ने भुर्जत्वचा कहकर संबोधित किया है। और कुंजर बिंदु सोना साहिब, उसी के साथ साथ अनंग लेख क्रियोपयोगम, यहाँ पे लेखन रूपी क्रिया का उपयोग किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। तो इसमें लेखन रूपी जो संदर्भ हैं, जैसे कि अक्षर शब्द लेखन से संबद्ध है, धातु रस अर्थात मसी लेखन से संबद्ध है, भुर्जत्वच अर्थात लिप्यासन, यह भी लेखन से संबद्ध है, और लेख क्रियोपयोगम, यह शब्द भी लेखन क्रिया से संबद्ध है। इसलिए इस श्लोक में स्पष्ट रूप से लेखन कला हमें दृष्टिगोचर होती है। इसी प्रकार से जो कालिदास का नाटक है विक्रमोर्वशीयम, उसके द्वितीय अंक में एक उल्लेख आता है। उर्वशी कहती है कि तत्प्रभाव निर्मितेन भुर्ज पत्रेण लेखम संपाद्यंतरा छेत्तुम इच्छामि। ठीक है, उर्वशी अपने मन के भाव को प्रकाशित करने के लिए यहाँ पे विदूषक से कहती है। तभी विदूषक कहता है, अविदा विदा भो किम नु एतत् भुजंग निर्मुका किम माम खादितुम निपतिता। तभी जो विदूषक है, विदूषक के शरीर पे कुछ गिरता है, उसे देखकर वह डर जाता है और कहता है कि क्या यह सांप है जिसे जो मुझे खाने के लिए इतना उत्कंठित हुआ है।
उसके बाद राजा कहते हैं नायम भुजंग निर्मोक, हे विदूषक यह कोई भुजंग निर्मोक नहीं है, बल्कि भोज पत्र गतोयम अक्षर विन्यास, अर्थात भोज पत्र पे किया गया यह कोई अक्षर विन्यास है। आशय यह है कि उस समय विदूषक के शरीर पे जो गिरा था वह कोई भुजंग निर्मोक नहीं है, अपितु वह भूर्ज पत्र पे लिखा हुआ कोई पत्र है। विदूषका ननु खल्व दृष्टया उर्वश्या भवता परिदेवितुं श्रुत्वा भूर्ज पत्रे अनुराग सूचकान्यक्षराण्यभि लिख्य विसर्जितानि भवेयुः। इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे कि उर्वशी, विदूषक और राजा, इनके मध्य जो संवाद चल रहा है वहां पे भी कई स्थानों पे भूर्ज पत्र पे लेखन रूपी क्रिया का उपयोग किया जा रहा है। आशा यह है कि कालिदास ने अपने विक्रमोर्वशीयम नामक नाटक में लेखन रूपी प्रमाणों का उल्लेख किया हुआ है। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम आप देखेंगे कि यह शूद्रक की रचना है। हाँ, मृच्छकटिकम द्वितीय शताब्दी का ग्रंथ है, जिसमें एक स्थान पे लिम्पतिव तमोंगानि वर्षतिवांजनम नभा असत पुरुष सेवेव दृष्टिर विफलताम गता। यहाँ पे ये जो इस श्लोक का प्रथम पाद है लिम्पतिव तमोंगानि, लेपन करना भी एक प्रकार से लेखन का अंग है। हमने कई बार देखा है, चाहे आप देखेंगे कि जो चित्रकार होते हैं वो लेपन ही करते हैं, लेकिन वो भी एक किसी आकृति को, किसी अर्थ को, किसी भाव को व्यक्त करने वाले होते हैं। यहाँ पर भी लिम्पतिव तमोंगानि इस वाक्य से लेखक ने विशेष रूप से लेखन क्रिया का ही उपयोग किया है या फिर लेखन क्रिया को प्रकाश में लाया है। अभिज्ञान शाकुंतलम, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि शकुंतला कहती है हला चिंतितम मया गीत वस्तु न सन्निहितानि पुनर्लेख साधनानि। शकुंतला अपनी सखी प्रियंवदा से कहती है कि हे सखी, मेरे मन में कुछ भाव तो आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास लेखन के लिए कुछ साधन नहीं है। प्रियंवदा इस पर कहती है कि ननु एतस्मिन् सुकोदर सुकुमारे नलिनी पत्रे पत्रच्छेदमतया नखैर निक्षिप्तम वर्णम कुरु। अर्थात हे सखी, तुम नलिनी के पत्र पे अपने नाखून से कुछ छेदन करके अर्थात लेखन रूपी क्रिया करके अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकती हो, व्यक्त कर सकती हो। तो यहाँ पर भी कालिदास ने लेखन का सीधा सीधा उपयोग किया है। याज्ञवल्क्य स्मृति, जिसका समय हमें तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास प्राप्त होता है, इसमें भी उल्लेख मिलता है कि लेखस्य पृष्ठे अभिलिख्येत व दत्तवर्णिको धनम। जब प्राचीन काल में किसी याचक के द्वारा किसी वणिक से या फिर किसी भी धनाढ्य से धन लिया जाता था ऋण के रूप में, तो वह धनाढ्य व्यक्ति, वह वणिक किसी पत्र पे उसके इस भाग को, इस वार्ता को अपने प्रमाण के लिए लिखकर रख लेता था कि अमुक व्यक्ति को अमुक दिनांक को इतने पैसे दिए। इसी क्रम में जब कभी उस याचक के पास उस ऋण का कुछ अंश हो जाता है और वो वणिक को वापस करता है, तो उस स्थिति में उसके पास क्या ऐसा प्रमाण होना चाहिए जिससे कि वो बता सके कि हाँ, अमुक दिनांक में हमने आपको इतने पैसे वापस किए थे, रिटर्न किए। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि जिस पत्र पे ऋण लेते समय लिखा गया था, उसी पत्र के पीछे लिखा जाना चाहिए कि इस दिनांक को इतने रुपए वापस किए गए। उसे ही यहाँ पे याज्ञवल्क्य स्मृति में लेखस्य पृष्ठे अभिलिख्येत व दत्तवर्णिको धनम, इससे उल्लिखित किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी
सीधे सीधे लेखन रूपी क्रिया का उपयोग हो रहा है। अर्थशास्त्र में जो चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व का ग्रंथ है, इसमें उल्लेख मिलता है, इसमें बहुत सारे लेखन संबंधी संदर्भ मिलते हैं। वृत्त चौल कर्मा लिपिम संख्यानम चौपयुंजित संस्थानाम अंतेवासिनः संज्ञा लिपिभिश्चार संचारम कुर्युः पंचमे मंत्री परिषदा पत्र संप्रेषणे मंत्रयेत तस्मात् अमात्य संपदा उपेतः सर्व समय विदाशु ग्रंथश्चारु अक्षरो लेखन वाचन समर्थो लेखक स्यात्। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप से आप देखते हैं कि वृत्त चौल कर्मा लिपिम, यहाँ पे लिपि शब्द का प्रयोग किया है जो कि लेखन से संबद्ध है। संस्था नाम अंत्यवासिना संख्या लिपि भी, तो यहाँ पे भी संज्ञा लिपि शब्द का उपयोग किया गया। हो सकता है कि प्राचीन काल में संज्ञा लिपि नाम से कोई लिपि प्रचलित रही होगी या फिर किसी लिपि को संज्ञा लिपि नाम से भी अभिहित किया गया रहा होगा। अन्य प्रमाण है पंचमे मंत्री परिषदा पत्र संप्रेषणे मंत्रयेत। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि पत्र संप्रेषण के द्वारा ही किसी के आह्वान की बात की जा रही है, तो स्पष्ट है कि पत्र संप्रेषण किया जाएगा तो उस पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ अवश्य लिखा होगा, कोई न कोई अवश्य चिन्ह निर्मित होगा, तो वो भी लेखन कला से संबद्ध है। तस्मात् अमात्य संपदा उपेता लेखक स्यात्। ठीक है, आप देखेंगे कि जो सम्यक लेखक होता है, सही लेखक होता है, उसमें लेखन वाचन आदि विशेष गुणों की अधिकता होनी चाहिए, जिससे कि वो किसी की बात को, किसी की वार्ता को, किसी के संदर्भ को भली भांति समझ सके और उसका लेखन कर सके। शुक्र नीति में एक जगह उल्लेख आता है, त्रिधा स्यात् लिखितम भुक्ति साक्षिणश्चेति मानुषम। कहते हैं कि प्रमाण तीन प्रकार के होते हैं। आपने धर्मशास्त्र में या फिर स्मृति शास्त्र जो ग्रंथ हैं उनमें 4 प्रकार के प्रमाणों की चर्चा की गई है, लिखित, भुक्ति, साक्षी और दैवीय। तो दैवीय तो दिव्य है, दैवीय गुणों से युक्त है, उस प्रमाण को हम मानुषी प्रमाण से अलग रखते हैं। इसलिए शुक्र नीति में 3 मानुषी प्रमाणों का उल्लेख किया गया। त्रिधा स्यात् लिखितम भुक्ति साक्षिणश्चेति मानुषम। यहाँ पे भी सबसे पहले लिखित प्रमाण का ही उल्लेख किया गया। आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे केसेज होते हैं जिसमें कि यदि कोई लिखित प्रमाण होता है तो उसे सबसे अधिक बलवान माना जाता है और उसको ही केंद्र में रखकर जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनको केंद्र में रखकर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार धर्मशास्त्रों में भी, नीति ग्रंथों में भी लिखित प्रमाण का उल्लेख मिलता है जो कि निश्चित रूप से लेखन कला से संबद्ध है। इसके बाद आता है पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा भी एक प्रकार से वैदिक साहित्य का एक अंग है। उसमें भी आप देखेंगे कि गीति शीघ्री शिरा कंपी तथा लिखित पाठक अनर्थ जो अल्पकंठश्च षडेटे पाठका धमा। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि लिखित पाठक का उल्लेख किया गया है। गरुड़ पुराण में लेखक के कई सारे संदर्भ मिलते हैं। मेधावी वाक्पटु प्राज्ञ सत्यवादी जितेंद्रिय सर्वशास्त्र समालोकी येष साधु स लेखक। कहते हैं कि लेखक वो हो सकता है जो मेधावी हो, वाक्पटु हो, प्राज्ञ हो, सत्यवादी हो, जितेंद्रिय हो, उसके साथ साथ वह सर्वशास्त्र समालोकी हो, अर्थात सभी शास्त्रों में एक समान दृष्टि रखने वाला हो।
ऐसा नहीं है कि यदि वो व्याकरण पढ़ रहा है तो फिर वो व्याकरण का यदि वो अध्येता है तो वो हर चीज को व्याकरण की दृष्टि से ही देखे। यदि कोई न्याय का अध्येता है तो हर विषय को वो न्याय की दृष्टि से देखे। ऐसा लेखक का गुण नहीं होता है, अपितु वो जिस भी शास्त्र को, जिस भी ग्रंथ का लेखन करता है वह उसी के अनुकूल हो लेता है, न कि व्याकरण के ग्रंथ के लेखन के समय वह साहित्यिक होते हुए भी साहित्य की दृष्टि से सोचे। ये अच्छे लेखक के गुण नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पे लेखक के सभी गुणों में सबसे प्रधान गुण सर्वशास्त्र समालोकी कहा गया है। हारित स्मृति में उल्लेख मिलता है, यावत स्थिति प्रमाणम स्याल लिखितम निरपाकृति। यहाँ पे भी लिखित प्रमाण का उल्लेख किया गया है हारित स्मृति में। वार्तिक है, वार्तिक में एक स्थान पे आता है, यवना नाम लिपिर यवनानी। ठीक है, जो यवन थे हमारे देश में, भारतवर्ष में आए थे, उनकी लिपि को यवनानी लिपि कहा जाता है, ऐसा वार्तिककार कहते हैं। अष्टाध्याय में कई स्थानों पे, अष्टाध्याय में अथवा जो उनका धातु पाठ है पाणिनि जी का, उसमें कई स्थानों पे आप देखेंगे कि लेखन संबंधी धातुओं का, शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसे कि लिख धातु लेखन से है, टंक धातु टंकण करने से है, रच धातु रचने से है, रूप धातु रूपाकृति बनाने से है, लिंप धातु लेपने से है। लिंपति तमो अंगानी जो मृच्छ कटिकम में आया था, वहां पे इसी धातु का प्रयोग किया गया था। कृष धातु कर्षण करने से है, कीर्ण धातु उत्कीर्ण करने से है। तो ये जितने भी धातु हैं, ये धातु किसी न किसी रूप में, कैसे न कैसे, ये निश्चित रूप से लेखन कला से संबद्ध हैं। पाणिनि का एक सूत्र है अदर्शनम लोपः। इस सूत्र की व्याख्या में ऋग्वेद के वाचम पश्यन वाचम न ददर्श मंत्र वाक्य का प्रयोग करते हुए वर्णों के दर्शन एवं अदर्शन की स्थिति उनके लिखित स्वरूप को निरूपित करता है। यहाँ पे पाणिनि का जो एक सूत्र है अदर्शनम लोपः, उसका वैदिक वाक्य वाचम पश्यन वाचम न ददर्श में व्यवहार दिखाते हुए कहा जा रहा है कि जो वाचम पश्य मतलब वर्ण दिख रहा है, वाणी दिख रही है, और वाचम न तदर्श और वाणी नहीं दिख रही है। इसका आशय यह है कि जो वाणी है वो नित्य से ही किसी न किसी आकृति में, अक्षर रूप में, यदि वो अक्षर रूप है तो निश्चित रूप वो लेखन से संबंधित है। कर्णो वर्ण लक्षणात्, यह भी एक सूत्र मिलता है जिसमें वर्ण शब्द आया है। फिर एक अनुसंधान का विषय है कि पाणिनि, जिनका समय 500 शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास निश्चित किया जाता है विविध प्रमाणों के द्वारा। कुछ आचार्य 600 भी मानते हैं, कुछ आचार्य 400 ईसा पूर्व भी मानते हैं। लेकिन यदि हम देखें कि पाणिनि के जो व्याकरण ग्रंथ हैं उनमें कई स्थानों पे प्राचीन आचार्यों का उल्लेख आया है, और ऐसे प्राचीन आचार्य कुल 18 हैं। जैसे कि स्फोटायन का नाम आता है, अवंग स्फोटायन, लोपा शाकल्यस्य, यह सूत्र आता है। तो ऐसे कई सारे सूत्र हैं जिनमें लगभग 18 प्राचीन आचार्यों का उल्लेख है। तो इसका आशय यह है कि पाणिनि से भी पहले कुल 18 वैयाकरण हुए हैं, और ऐसे वैयाकरण जो कि मानुषी परंपरा के हैं, न दैवीय परंपरा के नहीं बल्कि मानुषी परंपरा के हैं। अब जो पाणिनि 500 शताब्दी ईसा पूर्व है, यदि उनसे 50-50 साल के अंतराल पे भी सभी आचार्यों को ग्रहण करते हैं, उनका काल ग्रहण करते हैं, क्योंकि इनका कोई लिखित ग्रंथ अद्यतन उपलब्ध नहीं होता है।
इनके समय की निश्चितता नहीं है। अतः हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि पाणिनि का समय 500 शताब्दी ईसा पूर्व है। उससे पहले यदि 18 आचार्यों को हम 50-50 साल के अंतराल पे रखते हैं तो पूरे 900 साल हो जाते हैं, और 900 साल और ये पाणिनि का 500 ईसा पूर्व, इसका मतलब 1400 शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास तो ये वैयाकरण का जो 18 वैयाकरण नाम आए हैं उनका समय ठहरता है। और यदि उनमें 100 साल का अंतर रखें तो फिर सीधे ये 2200 शताब्दी ईसा पूर्व के पास, 2300 शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास इनका समय ठहरता है। वस्तुतः हमारे पास इनके काल का कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए हम इसी प्रकार से अनुमान के द्वारा ही इनमें 50 साल का, 100 साल का अंतर रखते हुए हम लेखन कला को लगभग लगभग 1400 से 1500 शताब्दी ईसा पूर्व तक लेकर जाते हैं। इसके साथ साथ एक और उल्लेख मिलता है, जो निरुक्तकार यास्क हैं उनका समय लगभग 800 शताब्दी ईसा पूर्व मिलता है। उनके ग्रंथ में भी, उनके निरुक्त ग्रंथ में भी कुल 18 पूर्व आचार्यों का उल्लेख मिलता है। ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने निरुक्त ग्रंथ की रचना की है, कुल 18 है। अब यहाँ पर भी यदि हम 50 साल या फिर 100 साल का अंतराल देखते हुए चलें तो फिर यहाँ पर भी 9, 8, 1700 शताब्दी ईसा पूर्व अथवा हमारे पास कुल 2600 शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पे निरुक्त के, प्राचीन निरुक्तकारों के आधार पे लेखन कला का समय ठहरता है। और निरुक्तकारों का लेखन कला से क्या संबंध है, तो आप देखेंगे कि निरुक्त ग्रंथ में कई स्थानों पे वर्णों का, अक्षरों का, आचार्यों का, शिष्यों का, लेखन संबंधी बहुत सारे प्रमाणों का उल्लेख मिलता है। तो इनके आधार पे भी हम यदि कम से कम समय निर्धारित करें तो 1800 शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हमारी लेखन कला का समय जाकर ठहरता है। इसी प्रकार से रामायण है। रामायण में भी आप देखेंगे कि एक स्थान पे जब सीता माता की खोज करने के लिए हनुमान जी जाते हैं तो हनुमान जी को प्रभु श्री राम एक अंगूठी देते हैं, ताकि वो यदि मिल जाएं तो फिर उनको आप ये दे देना। इससे दो चीजें सिद्ध होंगी कि आपको मैंने भेजा है, और दूसरी ये बात है कि मैं उनका अन्वेषण कर रहा हूँ, ये उनको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो राम जी ने अंगूठी दी थी उसका उल्लेख यहाँ पे सुंदरकांड के 34वें सर्ग के दूसरे श्लोक में आता है। वानरो अहम महाभागे दूतो रामस्य धीमतः राम नामांकितम चेदम पश्य दिव्यांगुलीयकम। ठीक है, यहाँ पे देखिए राम नामांकितम अर्थात वह जो अंगूठी है उस पे राम लिखा हुआ है। तो यदि राम लिखा हुआ है तो इसका आशय ये है कि उस समय भी, रामायण काल में भी लेखन की कला निश्चित रूप से प्रचलन में थी। महाभारत का समय 3839 ईसा पूर्व निर्धारित किया जाता है। जो भी संस्कृत साहित्य का इतिहास कुछ ग्रंथ लिखे हुए हैं उनमें कई स्थानों पे यह उल्लेख मिलता है कि महाभारत का समय हम कम से कम 3839 ईसा पूर्व के आसपास ठहरा सकते हैं। और उसके साथ साथ एक जगह ये भी उल्लेख मिलता है कि गणेशस्तु महाभारतस्य लेखक। अब यह जो उल्लेख मिलता है यह निश्चित रूप से स्पष्ट करता है कि महाभारत का जो भी काल रहा होगा लेखन का, जब भी महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की होगी, निश्चित रूप से उसके लेखन में गणेश जी का सहयोग लिया गया होगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो महाभारत का समय है ये लगभग 4000 शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास है, और उससे भी प्राचीन त्रेता युग आता है जो कि प्रभु श्री राम का युग है। उस काल में भी लेखन संबंधी उल्लेख मिलते हैं, लेखन संबंधी कई सारे
संदर्भ मिलते हैं। आशय यह है कि कम से कम हम 5000 से 7000 ईसा पूर्व तक भारतवर्ष में लेखन की कला को स्थापित कर सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ बौद्ध साहित्य भी हैं, बौद्ध ग्रंथ भी हैं, जहाँ पे लेखन कला से संबंधित कुछ प्रमाण मिलते हैं। जैसे कि अक्षरिका नाम का खेल ब्रह्मजाल सूत्र में मिलता है। प्राचीन काल में कुछ ऐसे भी खेल खेले जाते थे कि ऐसे आकाश में कोई आकृति बनाई जाती थी और सामने बैठे हुए लोग उसे पहचानते थे, समझते थे कि ये क्या बनाया हुआ है। तो इस प्रकार का जो खेल खेला जाता था, उस खेल में कोई आकृति बनाकर सामने वाले को समझना होता था। अब यदि आकृति बनाई जा रही है, कुछ लिखा जा रहा है, कोई शब्द लिखा जा रहा है, तो वो निश्चित रूप से वो लेखन कला से ही संबद्ध है। लिखतक चोर का भी उल्लेख मिलता है कि यदि किसी पे चोर रूपी अपराध सिद्ध हो जाता है, तो उसके लिए या तो उल्लेख मिलता है कि उसके माथे पे चोर लिख दिया जाता था, या फिर जो न्यायालय होता था उसकी पंजिका में उसके नाम के साथ साथ चोर लिख दिया जाता था, ऐसा उल्लेख मिलता है। महावज्ञ में लेखा, गणना, पोथक आदि शब्दों का संग्रह किया गया है। आशय यह है कि यदि लेखा है, गणना है, पोथक है, तो ये तीनों के तीनों शब्द लेखन से संबंधित हैं। ऐसे ही जैन साहित्य है। जैन साहित्य के एक ग्रंथ में, जैन साहित्य से संबंधित एक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है, जो कि कुमार पाल प्रबंध नाम से महाकाव्य है। उसमें एक लेखन संदर्भित उल्लेख मिलता है कि गुरु द्वारा लिखित जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का राजा के द्वारा प्रतिलिपि करवाया जा रहा है। जैसे कि गुरु ने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ को कई लिपिकारों के द्वारा प्रतिलिपि करवाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक उसे पहुंचाया जा सके, पढ़ाया जा सके। तो उसके लिए यहाँ पे उल्लेख मिलता है कि योग शास्त्र वित रागस्तवत्रिंशत् प्रकषा सौवर्णाक्षरा हस्त पुस्तिकायाम लेखिता प्रत्यहम मौनेनैकशो गुणनम सा पुस्तिका देवतावसरे पूज्यते स्म स्वगुरुकर्तृका ग्रंथा मया नियमेन लेखनीया इत्यभिग्रहं जग्राह सप्तशत लेखका लिखन्ति। गुरु के द्वारा लिखित जो एक ग्रंथ है, उसकी प्रतिलिपि बनाने में लगभग 700 लेखक सन्नद्ध हैं। एक था प्रातर गुरून् सर्व साधून् च वंदित्वा लेखक शाला विलोकनाय गतः। एक बार प्रातः काल में जो जिन गुरु की वो लेखनी थी, जिन गुरु का वो ग्रंथ था, वो अपने साधुओं को साथ लेकर आए और लेखक शाला को देखने के लिए गए। लेखका कारगत पत्राणि लिखंतु दृष्टा। वहां पे उन्होंने देखा कि जितने भी लेखक हैं वे सभी करगत पत्र पे लिख रहे हैं। ततो गुरु पार्श्व पृच्छा गुरु भीर रुचे श्री चौलुक्य देव संप्रति ताड़पत्राणाम त्रुटिरस्ति ज्ञानकोशे अतः कागत पत्रेषु ग्रंथ लेखनम इति श्रुत्वा लज्जितो भूपति। क्योंकि जो ताड़पत्र है, ताड़पत्र को करगत पत्र की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, और गुरु जी ने देखा कि उनके ग्रंथ को करगत पत्र पे लिखा जा रहा है, तो इससे उस गुरु को थोड़ा सा रोष आया। उन्होंने रोष में राजा के प्रति कुछ शब्द कहे, जिससे वो राजा अत्यंत लज्जित हुए। आशा ये है कि इस ग्रंथ में, जो कि जैन साहित्य का ग्रंथ है, एक महाकाव्य है, उसमें लेखन संबंधित संदर्भ दिया गया है। आप देखें
तो कालिदास, शूद्रक, याज्ञवल्क्य स्मृति, अर्थशास्त्र, शुक्र नीति, गरुड़ पुराण, ऐसे बहुत सारे शास्त्रों से संदर्भ लेते हुए हमने देखा कि प्राचीन काल में भी बहुत सारे आचार्य ऐसे थे जिन्होंने ग्रंथ लेखन के समय किसी प्रकरण वशात, किसी संदर्भ वशात उन्होंने लेखन संबंधी संदर्भ प्रस्तुत किए हैं। लेखन संबंधी विषयों का, लेखन संबंधी सामग्रियों का, लेखन संबंधी क्रिया का प्रयोग किया है। इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में भी लेखन कला अत्यंत प्रचलित थी। आपने कुमारपाल प्रबंध नामक महाकाव्य में देखा कि 700 लेखक एक ग्रंथ की प्रतिलिपि बना रहे हैं। तो 700 यदि लेखक प्रतिलिपि बना रहे हैं, इसका आशय यह है कि प्राचीन काल में लेखन कला को व्यापार की दृष्टि से, आजीविका की दृष्टि से भी देखा जाता था। ऐसे बहुत सारे प्रसिद्ध लिपिकार हमें प्राप्त होते हैं जो लेखनी अर्थात लिपिकार के रूप में ही प्रसिद्ध हुए, लेकिन वो एक आजीविका के रूप में उस अपनी लेखनी वाले गुण को, लिपिकार वाले गुण को प्रयोग में लाते थे। इस प्रकार से इस अंश में हमने संस्कृत साहित्य में यत्र कुत्रापि लेखन संदर्भित प्रमाणों का उल्लेख किया गया है। लेखन संबंधित जहाँ कहीं भी संदर्भ है, उन सभी को यहाँ पे हमने संदर्भ ग्रहण करते हुए देखा कि लेखन कला आधुनिक काल की कोई उत्पत्ति नहीं है, कोई आविष्कार नहीं है, बल्कि प्राचीन काल में आज से लगभग 5000, 7000 अपितु 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व वर्ष पहले भी लेखन क्रिया का प्रयोग होता था। ये तो लौकिक साहित्यों में हमें उल्लेख मिलता है। इसके आगे हम वैदिक वाङ्मय में भी कुछ लेखन से संदर्भित प्रमाणों को देखेंगे।